गांव की विधवा स्त्री। बिजूरी गांव की गलियों में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। चूल्हों से उठता धुआं, बैलों की गाड़ियों की चरमराहट और दूर मंदिर से आती शंख ध्वनि, यह सब मिलकर जैसे एक नई सुबह को जन्म दे रहे थे। इस गांव में एक स्त्री रहती थी, संध्या। उम्र कोई 30 वर्ष, साड़ी में लिपटी, सिर पर पल्लू रखे, चेहरे पर एक गहरी उदासी लिए। संध्या पिछले 5 वर्षों से विधवा थी। उसका पति रामलाल, गांव का एक सज्जन किसान, एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। उसके बाद संध्या का जीवन जैसे थम सा गया। लोगों की निगाहें, सवाल, ताने, इन सब से जूझती वह चुपचाप अपने खेत में काम करती, बूढ़ी सास का ख्याल रखती और मंदिर में पूजा करती। गांव के लोग कहते, अब विधवा है, इसे तो घर के भीतर ही रहना चाहिए। कोई कहता, राजा की नजर पड़ गई तो किसी दरबार में नचवा लेगा। संध्या सब सुनती पर कुछ नहीं कहती। उसका आत्मसम्मान ही उसकी सबसे बड़ी ढाल था। नए राजा का आगमन। उसी समय बिजूरी गांव के नजदीक के राज्य शिवगढ़ में एक नया राजा राज्य संभालने आया। राजा आदित्य, जवान, शिक्षित और प्रजा का हितैषी। वह अपने पिता के निधन के बाद गद्दी पर बैठा था और राज्य में सुधार के लिए घूम घूम कर गांवों का हाल लेता था। एक दिन राजा आदित्य अपने सिपाहियों के साथ बिजूरी गांव आया। गांव की महिलाओं ने सिर ढक लिया, बच्चे अपनी माओ के पीछे छिप गए और पुरुष जमीन पर झुक गए। पर संध्या, वो खेत में हल चला रही थी। सिर पर पल्लू तो था, पर उसकी आंखें न राजा से डरी न झुकी। राजा की नजर उस स्त्री पर पड़ी। कुछ अलग था उसमें, गंभीरता, आत्मबल और संकोच में छिपा आत्मगौरव। राजा ने गांव के पटेल से पूछा, वो कौन स्त्री है जो खेत जोत रही है? पटेल बोला, राजन, वो संध्या है, विधवा है, बहुत मेहनती, पर जमाना उसके खिलाफ है। राजा ने सिर हिलाया और वहीं से चला गया, पर उसकी आंखों में संध्या की छवि छप गई। भाग 3, संवाद की शुरुआत। अगले सप्ताह राजा फिर गांव आया। इस बार वह अकेले था, सामान्य वस्त्रों में। उसने अपना परिचय एक साधारण अधिकारी के रूप में दिया और गांव में घूमते हुए संध्या के खेत पर पहुंचा। बहन, पानी मिलेगा क्या? उसने पूछा। संध्या ने बिना सिर उठाए कहा, कुएं से भर लीजिए, मैं हाथ मिट्टी में लगाए हूँ। राजा मुस्कुराया, अच्छा है, आप खेत खुद जोतती हैं? कौन और करेगा? सास बूढ़ी है, पति रहा नहीं। दूसरों के भरोसे रहने से बेहतर है खुद मेहनत करना। राजा को उसका सीधा जवाब अच्छा लगा। उसने धीरे धीरे खेतों, काम और गांव के बारे में बात की। संध्या को नहीं पता था कि जिससे वह बात कर रही है वही राज्य का राजा है। अगले कुछ हफ्तों में राजा बार बार आता रहा, कभी अधिकारी बनकर, कभी साधु बनकर। वह संध्या की ईमानदारी, उसका दर्द और उसकी आत्मा से जुड़ने लगा। भाग 4, सच्चाई और समाज की दीवारें। एक दिन जब संध्या खेत से लौट रही थी, तभी पूरे गांव में डुगडुगी बजी। राजा आदित्य विवाह हेतु एक ऐसी स्त्री की तलाश में है जो ईमानदार, आत्मनिर्भर और दिल से सुंदर हो। गांव में हल्ला मच गया और उसी शाम राजा ने ग्राम सभा में घोषणा की, मैं विवाह करूंगा संध्या से। जैसे बिजली गिरी हो, लोग चौंक गए। बुजुर्ग स्त्रियां ताना मारने लगी, विधवा और राजा की शादी, ये तो अपशगुन है। कोई बोला, रानी बनने लायक नहीं है वो। संध्या खुद सन्न रह गई। राजा जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? राजा ने मुस्कुराकर कहा, संध्या,
मैं एक ऐसी स्त्री को जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ जो कठिनाइयों में भी झुकी नहीं। तुमने मुझे सिखाया कि आत्मबल क्या होता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। संध्या की आंखों में आंसू थे। राजन, मैं विधवा हूँ। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। राजा गंभीर हो गया। फिर समाज बदलेगा। अगर एक राजा की पत्नी विधवा हो सकती है, तो समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। एक नई शुरुआत। शिवगढ़ में हजारों की भीड़ के सामने राजा आदित्य ने संध्या का हाथ थामा। संध्या ने भी कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए और पहली बार वह मुस्कुराई। दूर से एक बूढ़ी स्त्री, संध्या की सास, रोते हुए बोली, आज मेरे बेटे की आत्मा भी शांति पा। अब से राज्य की हर विधवा स्त्री को शिक्षा, सम्मान और पुनर्विवाह का अधिकार होगा। विधवा होना अभिशाप नहीं, बल्कि एक नया जीवन शुरू करने का अवसर है।